हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इशू ऑफ शेयर। कि मतलब एक कंपनी अपने शेयर को किस प्रकार से निर्गमन करती है। जब भी कोई कंपनी शेयर को इशू करती है तो वो इन विधियों में से किसी भी एक विधि को यूज कर सकती है, प्रयोग कर सकती है। तो पहला जो मेथड है वो है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ ए शेयर, अंशों का निजी विक्रय। देखो, इसका अभिप्राय क्या है कि कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 42 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर करती है, मतलब कंपनी निजी रूप से अंशों का विक्रय करती है, तो कभी कभी एक सार्वजनिक कंपनी के प्रवर्तक को यह विश्वास होता है कि वो पब्लिक को इन्विटेशन ना देके अपने निजी साधनों, अपने संपर्कों या फिर जो उसके रिलेटिव वगैरह हैं उनसे पूंजी को एकत्रित करने का विश्वास होता है। ऐसी सिचुएशन में कंपनी कभी भी जनता को अपने अंश खरीदने का निमंत्रण नहीं देती, बल्कि वो क्या करती है, अपने अंशों को निजी रूप से प्रवर्तकों, उनके मित्रों, संबंधी या उसी समूह की अन्य जो दूसरी कंपनियां होती हैं उनके अंशधारियों, सामूहिक कोष, म्यूचुअल फंड, अप्रवासी भारतीय जो एनआरआईज होते हैं उनके साथ साथ वित्तीय जो संस्थाएं होती हैं उन सभी को, या फिर जो भारतीय ट्रस्ट होती है, जीवन बीमा निगम होते भारत के, उनको विक्रय करती है और वहां से वो पूंजी प्राप्त करती है। तो इस तरीके से अंशों को जो जारी किया जाता है वो कहलाएगा प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ ए शेयर। इस सिचुएशन में कभी भी कंपनी को एक प्रोस्पेक्ट इशू करने की जरूरत नहीं होती। इसके स्थान के ऊपर कंपनी अपना एक स्टेटमेंट ऑफ लियो प्रोस्पेक्ट इशू करती है, जिसे स्थानापन्न परिविवरण कहा जाता है। अंशों के निजी विक्रय की दशा में अंशों का जो धारक होता है वो अंशों की आवंटन की तिथि से कम 3 साल तक इनको नहीं बेच सकता। इसलिए इस जो 3 साल की जो पीरियड होता है इसको लॉक इन पीरियड कहा जाता है, जिसे हम प्रतिबंधित अवधि कहते हैं। तो ये तो था हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ ए शेयर। इसके साथ आता है स्वीट इक्विटी शेयर। कि स्वीट इक्विटी शेयर होते क्या है। देखो, स्वीट इक्विटी जो शेयर होते हैं ऐसे शेयर होते हैं जो कंपनी के द्वारा अपने संचालकों को कटौती या फिर नकदी के अतिरिक्त अन्य किसी प्रतिफल के लिए, नो हाउ जानने के लिए, प्रदान करने के लिए या उनकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उनको उपलब्ध करवाने के बदले इश्यू किए जाते हैं। जितने भी स्वीट समतांश होते हैं वो कंपनी द्वारा सामान्य सभा में एक प्रस्ताव पास करके उनको जारी किया जाता है। प्रस्ताव में अंशों की संख्या, वर्तमान बाजार मूल्य या यदि कोई हो संचालक तथा कर्मचारियों की श्रेणी जिन्हें समतांश निर्मित किए जाने हैं उनको स्पष्ट रूप से इसमें वर्णित करेगा। यहाँ ये बात सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य है कि जितने भी स्वीट इक्विटी जो शेयर होते हैं ये भी लॉक इन पीरियड के अंदर होते हैं। इनका लॉक इन पीरियड का मतलब होता है कि इनके ऊपर भी प्रतिबंधित अवधि लागू होती है जो 3 साल की होती है। 3 साल से पहले कोई भी शेयर होल्डर इन अंशों को नहीं बेच सकता। इसी के अंदर आता है ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार जो कंपनी के अधिकारी होते हैं उनको ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप कंपनी के जो शेयर है वो खरीद लीजिए। देखो, जो कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के अंतर्गत अंशों का जो निर्गमन किया जाता है उससे आशय की कंपनी के जो पूर्णकालिक संचालक होते हैं, अधिकारी होते हैं या जो कर्मचारी होते हैं उनको एक विकल्प दिया जाता है। उनको ये दायित्व होता है कि अधिकार कि उसके अतिरिक्त उनको भविष्य में किसी तिथि पर कंपनी द्वारा जितने भी प्रस्तावित प्रतिभूति है उनको खरीदने का राइट होगा। तो ये तो था हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ ए शेयर। नेक्स्ट जो आता है वो आता है पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। देखो, पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर का मतलब होता है कि अंशों का निर्गमन किसके लिए, पब्लिक, जनता के लिए। अंशों का जो सार्वजनिक निर्गमन किया जाता है वो जनता के लिए किया जाता है और ये जनता को जब जारी किया जाता है ये 4 प्रकार से किया जाता है। सबसे पहला आता है इसके अंदर नंबर 1 टू इशू प्रोस्पेक्ट। पहला जो है वो प्रोस्पेक्ट को इशू किया जाता है। दूसरा आएगा इसमें जो सबसे ज्यादा मेन इंपोर्टेंट होता है टू रिसीव एप्लीकेशन। पहले प्रोस्पेक्ट को इश्यू किया जाएगा, फिर एप्लीकेशन को रिसीव किया जाएगा, उसके बाद तीसरा जो आता है वो टू मेक अलॉटमेंट। और जो फोर्थ होता है टू मेक कॉल्स। एक एक को हम डिफाइन करेंगे।
तो सबसे पहले जो आता है टू इशू प्रोस्पेक्ट्स। प्रोस्पेक्ट्स का मतलब होता है परिविवरण। देखो परिविवरण के अंदर कंपनी की पूरी डिटेल उसमें लिखी होती है कि उसका कंपनी का नाम, उसका पता, कौन इसका संचालक है, सारे जो उद्देश्य होते हैं कि कंपनी किस उद्देश्य के लिए लागू की गई है और कंपनी का क्या उद्देश्य है, किस चीज को अचीव करना चाहती है। जनता को अंश खरीदने के लिए एक विवरण दिया जाता है जिसे हम पर विवरण कहते हैं। उस विवरण के अंदर पूरा कंपनी के बारे में बायोग्राफी की पूरा डाटा लिखा हुआ होता है कि कंपनी का क्या उद्देश्य है, कंपनी का क्या नाम है। और जो परिविवरण जो जारी करने का सबसे मेन जो उद्देश्य होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और कंपनी के शेयर को खरीदे। ये कहलाता है आपका टू इशू प्रोस्पेक्ट्स। दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है टू रिसीव एप्लीकेशन। देखो जैसे ही परिविवरण जारी कर दिया जाता है, जितने भी कैंडिडेट होते हैं जो कंपनी के शेयर को खरीदना चाहते हैं वो उस परिविवरण को पढ़कर अपना आवेदन कंपनी को देते हैं। ये दूसरा जो पॉइंट है टू रिसीव एप्लीकेशन। देखो वही कैंडिडेट उसको कंपनी को एप्लीकेशन देगा, आवेदन देगा जो एक्चुअल में कंपनी के शेयर खरीदना चाहता है। देखो परिविवरण के अंदर ये सबसे ज्यादा लिखा होता है कि कंपनी अपने कितने शेयर पब्लिक को इशू करना चाहती है। ये सारा का सारा उसके प्रोस्पेक्ट के अंदर लिखा हुआ होगा। परिविवरण को पढ़ने के पश्चात जो भी कैंडिडेट इसके शेयर को खरीदना चाहता है वो कम से कम अपने शेयर की जो वैल्यू होती है उसका 25% एप्लीकेशन के ऊपर कंपनी को प्रोवाइड करेगा और कंपनी उस अमाउंट को किसी एक बैंक के अंदर अपने डिपॉजिट करेगी और उस बैंक का विवरण कंपनी के परिविवरण में पहले से ही लिखा हुआ होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है टू मेक अलॉटमेंट। जैसे ही आवेदन पत्र प्राप्त हो जाता है कंपनी उन्हीं कैंडिडेटों को शेयर अलॉट कर देती है जिन्होंने कंपनी के शेयर को खरीदने में अपने इंटरेस्ट दिखाया है। तो कंपनी क्या करती है, उनको एक अलॉटमेंट लेटर इशू कर देती है जिसके अंदर लिखा होता है कि किस कैंडिडेट ने कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन दी थी और उसको कितने शेयर अलॉट किए जा रहे हैं। इस सिचुएशन में दो सिचुएशन बन सकती है, एक तो होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, एक होता है मैक्सिमम या ओवर सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने जितने शेयर पब्लिक को इनवाइट किए या पब्लिक को इनवाइट किया कि भाई आप आए हमारे शेयर खरीदे और जितने शेयर कंपनी इशू करना चाहती है उससे कम के लिए एप्लीकेशन आना वो कहलाएगा आपका मिनिमम। फॉर एग्जांपल 1 लाख शेयर कंपनी इशू करना चाहती है और केवल उसके लिए 17,000 एप्लीकेशन आ रही है तो ये कहलाएगा आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मतलब कंपनी 1 लाख शेयर इशू करना चाह रही थी लेकिन लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, केवल 17,000 हमारे पास एप्लीकेशन आई है तो ये कहलाएगा आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन। देखो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की एक सबसे बड़ी वो बता देते हैं कि जब तक कंपनी को ये ना हो जाए कि उसके द्वारा जो भी संपत्तियां क्रय की जानी है या किसी भी उद्देश्य के लिए कोई भी कार्यशील पूंजी की जरूरत होती है उसके लिए वो राशि पर्याप्त नहीं है तो कंपनी कभी भी शेयर का अलॉटमेंट नहीं कर पाएगी। यहाँ एक बात ध्यान देने हैं कि जब तक सब्सक्रिप्शन का 90% तक राशि अगर आपको प्राप्त नहीं हो जाती है तो कंपनी कभी भी शेयर को अलॉट नहीं कर सकती और जितने एप्लीकेशन आई है उनका 30 दिन के अंदर उनको जो हमारे पास राशि प्राप्त हुई है उनको वापस करना जरूरी होता है। अगर कोई कंपनी 30 दिन के अंदर अगर इनको वापस नहीं कर पाती है तो उनको 15 दिन का एक टाइम दिया जाता है और उस 15 दिन के बाद उसको ऊपर कंपनी को 15% वार्षिक ब्याज के साथ ही उसको चुकाना होगा। तो ये कहलाता था आपका टू मेक अलॉटमेंट। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है टू मेक कॉल्स। देखो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार आवेदन और आवंटन की राशि जैसे ही प्राप्त हो जाती है परंतु उसके बाद कंपनी याचना करती है और उसके बाद जो भी याचना की जाती है उसे हम कॉल्स कहते हैं या याचना कहा जाएगा। कंपनी द्वारा अंश की जो सारी की राशि या तो आवेदन पर मंगवा ली जाती है या आवंटन पर मंगवा ली जाती है। अगर इस पर भी कुछ राशि शेष बच जाती है तो वो कंपनी के द्वारा उसको किस्तों में मंगवाया जाता है और प्रत्येक किस्त को हम याचना कहते हैं। इनके ऊपर नंबर डले हुए होते हैं जैसे कि फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल। और जैसे ही कंपनी कॉल्स की राशि को मंगवाती है तो जितने भी शेयर होल्डर है उनके द्वारा अगर कॉल्स की संपूर्ण राशि दे दी जाती है तो ये फुली अलॉटमेंट हो जाता है। तो ये जो था हमारा टू मेक कॉल्स और इसके द्वारा कंपनी अपने शेयर को इशू कर सकती है। तो ये तो था दूसरा पॉइंट, पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। तीसरा जो आता है वो आता है एनी अदर कंसिडरेशन अदर देन कैश।
देखो कंपनी के पास ये राइट होता है कि वो अपने शेयर को किसके थ्रू इशू कर सकती है, किसी कैश के बिना, किसी दूसरे कंडीशन के लिए भी, कंसिडरेशन के बिना प्रतिफल के भी इशू कर सकती है, जैसे किसी संपत्ति को खरीदने के लिए या किसी और चीज को खरीदने के लिए, जिसको जो भी एसेट्स वगैरह है कंपनी के अंदर लागू होती है, उन्हीं को खरीदने के लिए वो अपने इसको एनी अदर कंसिडरेशन अदर देन कैश को नियम को लागू कर सकती है। अब तक इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।